हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हम लोग उसका यूनिट 5 कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत नातेदारी, विवाह और परिवार के संदर्भ में देख रहे हैं। तो कल के थ्योरी के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो नातेदारी है वो 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जीपी मर्डॉक जी के अनुसार प्राथमिक नातेदारी 8 प्रकार के, द्वितीयक नातेदारी 33 प्रकार के और तृतीयक नातेदारी जो होता है वो 151 प्रकार का होता है। लेकिन मैंने वहाँ पे 51 बोला था क्योंकि पीडीएफ से मैं आपको बता रही थी, तो हो सकता है वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, जिसके कारण 51 बोली हूँ। ऐसा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा, 151 कर लीजिएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को जो भी डाटा प्रोवाइड कर रही हूँ वो पूरी ऑथेंटिक वे में हो। अगर कहीं भी थोड़ी भी अगर मिस्टेक हो जाती हो तो आप लोग को ये पूरा अधिकार है कि आप लोग उसको बोल सकते हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि उसे ठीक करने के लिए। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप देखे होंगे कि हिंदू विवाह का हम लोग टॉपिक कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हिंदू विवाह के विभिन्न 8 प्रकारों को हम लोगों ने देखा था। 8 प्रकारों को देखने के बाद कि कौन कौन से उसके 8 स्वरूप होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, और साथ ही साथ पिशाच विवाह, ये सब को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंतर्विवाह और बाह्य विवाह के संदर्भ में देखेंगे। तो अंतर्विवाह क्या होता है? अंतर्विवाह यानी रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपनी ही जाति वर्ण में जो विवाह किया जाता है उसको अंतर्विवाह बोला जाता है। और इस प्रकार का जो विवाह होता है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि जैसे देखिए, अगर बोला जाता है कि हम लोग का जो देश है वो ऐसा एक देश है जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, तो सब चाहते हैं कि अपने जाति का उसका जो रक्त है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना देखने को मिले। जिसके कारण क्या बोला जाता है कि जो ब्राह्मण व्यक्ति है क्षत्रिय तथा वैश्य से, क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्रिय तथा वैश्य से विवाह कर सकते हैं। वैश्य अपनी कन्या का विवाह अपने से ऊपर के तीनों वर्णों में कर सकता है, लेकिन शूद्र के जो शूद्र होते हैं उनका विवाह नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है। ये तीनों जातियों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। तो अधिकतर लोगों को क्या देखा जाता है कि लोग अपने जाति के अंतर्गत अपने धर्म, अपने रीति रिवाज में ही विवाह करते हैं, कोई जाति से विवाह करना नहीं चाहता है। बहिर्विवाह होता है हिंदू धर्म में गोत्र, प्रवर, पिंड से बाहर विवाह को उत्तम माना जाता है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि से हुई है, ठीक है, वो गोत्र कहलाएगा। हम लोग बोलते नहीं कौन से गोत्र का है, कौन सा प्रवर का है, पिंड का है, ये बोला जाता है। तो गोत्र मतलब हुआ कि एक ही ऋषि से उत्पत्ति। प्रवर मतलब समान ऋषियों एवं पूर्वजों का इसमें यज्ञ के समय आह्वान करने वाला व्यक्ति। जब यज्ञ होता है, यज्ञ के समय अगर एक ही ऋषि का कोई आह्वान करता है तो वो एक ही प्रवर का कहलाता है। पिंड मतलब होता है रक्त संबंधी। हिंदू धर्म में पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक विवाह नहीं करना चाहिए। ये हमारे धर्म में बोला था, हम लोग बोला जाते कि एक पिंड का होता है, ठीक है। पीवी काने के अनुसार बहिर्विवाह द्वारा अपने रक्त दोष से दूर होता है, ठीक है। वेस्टरमार्क ने निषेध निकटाभिगमन का बारे में बात की है। इतना हो गया। ये तो हम लोगों ने देखा था हिंदू विवाह के संदर्भ में। अब मुस्लिम विवाह क्या होता है? तो हिंदू विवाह जहाँ पे एक धार्मिक संस्कार है, तो वहीं मुस्लिम विवाह क्या है? एक समझौता है माना जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? कुरान है। तो मुस्लिम विवाह क्या हो गया? एक समझौता हो गया, जहाँ पे एक स्त्री और पुरुष के बीच समझौता होता है। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिफल मेहर के रूप में वधु को, जो वधु होती है उसको प्रतिफल के रूप में मेहर भेंट की जाती है। मुस्लिम विवाह को निकाह कहा जाता है। निकाह का अर्थ होता है नर नारी को विषयी समागम। विवाह के समय उनको ये अधिकार रहता है, उनको समाज के अंतर्गत सहवास करने का, संतान उत्पत्ति करने का एक अधिकार प्राप्त किया जाता है। और ये मेहर जो होते हैं, ये मेहर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे
कौन कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया निश्चित मेहर, जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व दिया जाता है। उचित मेहर, जब अदालत के द्वारा बाद में मेहर तय की जाती है। ठीक है। सत्वर मेहर हो गया, विवाह के पहले पत्नी को दिया जाता है, इसके सत्वर मेहर कहा जाता है। स्थगित मेहर, तलाक होने के बाद या किसी पक्ष के मरने के बाद दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, स्थगित मेहर। जो मुस्लिम विवाह होता है वो इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं मुस्लिम विवाह के। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग इसे समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग के पास नोट्स अवेलेबल है, क्योंकि पेड ग्रुप से जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनको तो मैंने ये PDF प्रोवाइड कर दिया है, और वैसे सदस्य जो इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन लोग भी इसे जरूर ध्यान से देखिए। तो मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के हो गए, तो ये 3 प्रकार के हो गए, जिसको कि बोला जाता है निकाह या वैध विवाह, मुता या अस्थायी विवाह, जिसको शिया मुसलमान में मेनली देखा जाता है, फासिद या अनियमित विवाह। ठीक है, ये विवाह के 3 प्रकार हो गए। अब तलाक या विवाह विच्छेद, तो शरीयत एक्ट 1937 में बना था, और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में, जिसमें मुस्लिम महिला को भी तलाक देने का अधिकार मिला था। मुस्लिम विवाह उसके पहले तो सिर्फ पुरुष को ही प्राप्त था कि वो 3 तलाक बोल देगा तो उसको तलाक मिल जाएगा, लेकिन जब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में बना तो महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं की जो दयनीय स्थिति थी उसको देखते हुए उनको ये अधिकार दिया गया कि हाँ, उनको भी अधिकार है कि वो अगर वो वैसा देखती हैं तो वो तलाक ले सकती हैं। तलाक के 7 प्रकार होते हैं, जिसमें से तलाकुल विद्दत यानी ट्रिपलेट तलाक जो था वो 1 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये जो 3 तलाक का जो नियम था उसके कारण महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हो गई थी, और भी दयनीय हो गई थी। उनको अपने परिवार में, अपने समाज में दबकर रहना पड़ता था, क्योंकि उनको एक डर हमेशा सताए रखता था कि अगर उनके द्वारा कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो उन्हें 3 तलाक दे दिया जा सकता है। 3 तलाक का भी अपना एक नियम होता है। ठीक है, इस्लाम में विवाह एक समझौता है। डॉक्टर अमीर अली द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इसमें मुस्लिम विवाह को वे संविदा बताते हैं जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित मुल्ला की जरूरत होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। मुस्लिम विवाह की कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं, जैसे सही मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम ना हो, उसके साथ विवाह होगा। निकाह के लिए 2 गवाहों का होना आवश्यक है। निकाह के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र हों। विवाह के प्रतिफल के रूप में मेहर की धनराशि निश्चित कर ली गई हो अथवा भुगतान कर दिया गया हो, और विवाह के दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते होंगे। मतलब जिस संबंध को मनाही रहता है, जिस संबंध में विवाह मनाही रहता है उसके अंतर्गत ना आते हों। ओके, अब हम लोगों देखते हैं, हम लोगों ने विवाह को देख लिया, नातेदारी को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे परिवार को। तो परिवार आखिर है क्या, तो परिवार जो है ये प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हैं, और परिवार जिसका कि इंग्लिश से होता है फैमिली। फैमिली ये सब जो है ये लैटिन भाषा के फैमिलो शब्द से बना है, जो एल्मर द्वारा लिखी गई पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली से निकला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQ है। मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में बताया, यानी मर्डॉक की पुस्तक का नाम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, और एल्मर जी की पुस्तक का नाम क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। और फैमिली किस शब्द से बना है, तो फेमुलस। फेमुलस कौन सा भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द। ये देखिए 2 लाइन के अंतर्गत आपको 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल गए। तो इसमें वो अपने पुस्तक में बताते हैं कि परिवार क्या है, तो सार्वभौमिक है। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ पे परिवार ना हो। राइट है, कोई ऐसा समाज है जहाँ पे आपको परिवार नहीं, हर एक व्यक्ति, हम लोग जो सब जुड़े हुए हैं सबका अपना एक अलग अलग परिवार है। आर्गबन तथा निमकॉफ के अनुसार बच्चों सहित अथवा रहित एक पति पत्नी सहित स्थायी निवासी क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। मैकइवर और पेव्च के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने और पालन पोषण करता है। यानी मैकइवर और पेज के अनुसार परिवार क्या है, एक ऐसा समूह है जहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, मर्डॉक जी के अनुसार परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार को कैसा संस्था माना है मर्डॉक जी ने, तो एक सार्वभौमिक संस्था माना है, और उन्होंने 250 परिवारों का अध्ययन किया था मर्डॉक जी ने। मेलिनोवस्की परिवार को एक संविदा बताते हैं।
मजुमदार एवं मदान ने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं, इसको भी याद रखिएगा। तो वे 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संस्थागत यौनाचार, नामकरण एवं वंश निर्धारण, आर्थिक इकाई, संयुक्त निवास। बर्गेस एवं लॉक ने द फैमिली में परिवार को एक ऐसा समूह माना है जो परिवार रक्त गोद द्वारा लिए जाते हैं। ये किनके द्वारा बोला गया? बर्गेस एवं लॉक में। तो द फैमिली कौन सा हो गया? इनकी पुस्तक हो गई। लूसी मेयर ने परिवार को एक गृहस्थ समूह माना है जिसमें क्या होता है, माता पिता रहते हैं, उनके संतान रहते हैं, और वो कैसे रहते हैं? तो साथ साथ रहते हैं। उनमें मूल रूप से दंपति और उनकी संतान रहती है। परिवार का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है जिसको कि विवाह के अंतर्गत कहलाया जाता है। बोगार्ट्स महोदय बताते हैं कि परिवार समूह प्राथमिक मानवीय पाठशाला है। परिवार क्या है? जो मनुष्य की एक प्राथमिक पाठशाला है। कॉम्ट जी के अनुसार परिवार समाज की कोशिका है। क्या माना जाता है? सेल्स माना जाता है। परिवार को सेल माना, क्योंकि सेल ही क्या करता है? हमारे जीवन का रक्त संचार, हमारे शरीर का रक्त संचार करता है। इसलिए परिवार को अगस्त कॉम्ट जी इम्पोर्टेंट मानते हैं। अरस्तु समाज को बताते हैं कि समाज को परिवारों का संकलन माना है। अरस्तु जी का क्या कथन है कि समाज जो है ये परिवारों का संकलन है। इलियट और मेरिल जी के अनुसार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित जैविक इकाई को क्या बोला जाता है? परिवार बोला जाता है। मैक्स मुलर ने संयुक्त परिवार को एक आदि परंपरा माना है। मैक्स मुलर ने क्या माना है? जो संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है वो क्या है? एक आदि परंपरा है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं, अगर हमको बोला जाए कि परिवार की विशेषताएं बताइए, तो हम क्या बताएंगे कि एक सामान्य निवास स्थान होना चाहिए, उनके अंतर्गत सार्वभौमिकता होना चाहिए, निर्माण का जो आधार है वो जन्म एवं विवाह संबंध पर आधारित हो, सामाजिक नियंत्रण का साधन वे यूज़ करते हों, सदस्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन कौन सा है? तो परिवार है। उत्तरदायित्व का वहाँ पे पालन होता है, सबका अपना एक उत्तरदायित्व होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति का परिवार के अंदर सामाजिकरण होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, ये सभी हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम लोगों ने विशेषताओं को देखा, इसकी विभिन्न परिभाषाओं को देखा, इसके अर्थ को देखा। अब हम उत्पत्ति के सिद्धांत को देखते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा उद्विकासवादी सिद्धांत। तो मार्गन जी के अनुसार परिवार के उद्विकास का जो क्रम है वो है संरक्त परिवार, पुनर्वन परिवार जिसको समूह विवाह बोला जाता है, सिंडेशमियन परिवार, पितृसत्तात्मक और एक विवाही परिवार। ठीक है, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, कामाचार की स्थिति, बहुपति विवाह परिवार, बहुपत्नी विवाह परिवार और एक विवाह परिवार हमें देखने को मिलता है। जो शास्त्रीय या पितृसत्तात्मक है उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? प्लेटो, अरस्तु और हेनरी मैन। यौन साम्यवाद में फ्रेजर, मार्गन, ब्रिफाल्ट आ जाएंगे, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है और विवाह रूपी संस्था नहीं वहाँ पे देखने को मिलती है यौन साम्यवाद में। मातृसत्तात्मक में को जो मानने वाले हैं वे हैं बेकोफेन, ब्रिफाल्ट और टाइलर। ब्रिफाल्ट जी की पुस्तक का नाम है द मदर्स। आर्थिक सिद्धांत दिया है लिंटन जी ने। प्रगतिवाद या रेखीय सिद्धांत आर्गवन तथा वार्ड ने। एक विवाही के बारे में बात करते हैं वेस्टरमार्क। एक विवाही की ही विवाह का आदि स्वरूप है, ये कौन बात करते हैं? तो वेस्टरमार्क ही करते हैं। मेलिनोवस्की जी के अनुसार एक विवाह का सच्चा स्वरूप है। अब हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकारों में। तो परिवार जो है ये 2 स्वरूप में पाए जाते हैं, एक जन्म मूलक और एक होता है प्रजनन मूलक। जन्म मूलक में मतलब हो गया जिसकी सदस्यता बच्चा जन्म लेकर पाता है। जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो वो उस परिवार का कहलाएगा। और प्रजनन मूलक में जिसका निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात करता है उसको क्या बोला जा रहा है? प्रजनन मूलक बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कि विलियम जे गुडे ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति बहुतों का संबंधी होता है। हर एक व्यक्ति सच में सब बहुतों का संबंधी होता है, तो वो प्रजनन मूलक के अंतर्गत आएगा, प्रभाव मूलक के अंतर्गत आएगा। तो प्रभाव मूलक के बारे में बात करते हैं वार्नर, और अनुकूलन परिवार इसके अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट है जिमरमैन जी के अनुसार जो आणविक गृहस्थ परिवार पाया जाता है। मर्डॉक जी ने स्वतंत्र मूल परिवार तथा मिश्रित परिवार के बारे में बात की है। वेस्टरमार्क ने पितृसत्तात्मक परिवार को प्रारंभिक स्वरूप माना है और इन्होंने एक पतिवाद प्रथा को प्रारंभिक वैवाहिक प्रथा माना है। फिर सम्मित परिवार कौन मानते हैं? ये सब परिवार का रूप है, सबको याद रखिएगा। तो यंग तथा विल्मांट जी मानते हैं। लेल्टन समृद्ध परिवार और विवाह संबंधी परिवार के बारे में बात करते हैं। एकांतिक नाभिकीय परिवार के बारे में बात टी पार्सन्स जी करते हैं। परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र कौन देते हैं? तो फ्रेडरिक लिपले ने दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर संयुक्त परिवार क्या है। तो इरावती कर्वे जी के अनुसार संयुक्त परिवार क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार का रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिसको संयुक्त परिवार बोला जा रहा है। IP देसाई जी के अनुसार हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियां रहती हैं। मतलब एकाकी परिवार में क्या हो गया, एक पति पत्नी हो गए, उनके अविवाहित बच्चे हो गए, लेकिन उससे भी अगर अधिक कोई परिवार में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा, जिसके जो सदस्य रहते हैं वो एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। संयुक्त परिवार की जो पारस्परिक संबंध है वो IP देसाई ने पीढ़ियों की गहराई कहा है। मैक्स मूलर बताते हैं कि जो नेक्स्ट हमारे थिंकर हैं कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के रूप में वे इसे मानते हैं। हरासी दुबे जी के अनुसार यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं तथा उनमें निकट का रिश्ता हो तो एक ही स्थान पर भोजन करते हो तो एक ही आर्थिक इकाई के रूप में काम करते हो तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त परिवार कहलाएगा। ये इसमें उन्होंने किस में बताया था? तो हरासी दुबे जी की पुस्तक का नाम था मानव और संस्कृति। इसको नोट डाउन कीजिएगा। KM कपाडिया ने संयुक्त परिवार सभी सामाजिक कार्यों के लिए एक इकाई होता है के बारे में बात की है। संयुक्त परिवार की अगर विशेषताएं हम लोग देख लें, हम लोग को तो परिभाषा देख ली है, अब उसकी विशेषता को देख लेते हैं। तो सामान्य निवास स्थान है, सामान्य रसोई घर का लोग यूज़ करते हैं, सामान्य संपत्ति, सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य, रक्त संबंध, बड़ी आकार, आर्थिक अधिकार का दायित्व, एक इकाई, पदों का संस्तरण एवं मुखिया का कर्तव्य, तुलनात्मक रूप से स्थायी, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकारों के संदर्भ में। तो संयुक्त परिवार के प्रकार की अगर बात की जाए तो पितृसत्तात्मक, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और भील आ जाएंगे। मातृसत्तात्मक, जिसमें नायर, मारवाड़ आ जाएंगे, खासी, गारो और जयंतिया। मातुल स्थानिक में ट्रोवियंडा जनजाति के आएंगे, जिसमें मामा आ जाएंगे। मातुल जो रिलेशन होता है, ये चीज़ को याद रखिएगा कि मातुल स्थानिक में ट्रोवियंडा जनजाति में पाया जाता है, उसमें मामा आते हैं। व्यवस्थानिक मतलब हो गया, ये हौसा जनजाति में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लाभ और इसके हानि। तो लाभ क्या है कि संयुक्त परिवार का लाभ क्या है? तो यहाँ पे संस्कृति की रक्षा होती है, संपत्ति का विभाजन से बचाव होता है क्योंकि एक ही जगह पे सब लोग रहते हैं। बच्चों का जो लालन पालन होता है वो सही ढंग से होता है, उसमें सहायता होती है। परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन होता है, मनोरंजन होता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है, संकट काल में सहायक होते हैं, श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब इसके लाभ होते हैं। और हानि की अगर बात की जाए तो स्त्रियों की जो दुर्दशा है वो पारिवारिक कलह का केंद्र बन जाता है, जनसंख्या वृद्धि में सहायक है, व्यक्तित्व विकास में बाधक है, अकर्मण्य जो व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है क्योंकि जो परिवार के मुखिया होते हैं, कोई एक सदस्य या दो सदस्य, उनके ऊपर भार अधिक रहता है, जिसके परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो थोड़े कामचोर हो जाते हैं। कर्ता की स्वच्छाचारिता खत्म हो जाती है, गोपनीय स्थान का अभाव हमें देखने को मिलता है। तो संयुक्त परिवार का विघटन क्यों हो रहा है? विलियम जे गुडे जी ने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। लुंडबर्ग बताते हैं द कमिंग वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में कि परिवार अपने पूर्ण विनाश की कगार पर है। टॉफलर जी बताते हैं फ्यूचर शॉक में कि अति उद्योगवाद के कारण परिवार का भविष्य संकट में है।
मिड जी बताते हैं कि परिवार का प्रकार मात्र प्रजनन रह गया, परिवार का मात्र काम क्या रह गया कि प्रजनन तक ही सीमित रह गया है। न्यायसीता परिवार, ये सभी परिवार के रूप हैं। तो न्यायसीता परिवार के बारे में कौन बात करते हैं? जिम्मरमैन जी। ये इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे कि न्यायसीता परिवार के बारे में कौन बताए हैं, तो जिम्मरमैन, ठीक है। तो उनके अनुसार ऐसे परिवार जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है उसको न्यायसीता परिवार बोला जाता है। मिथाचारा परिवार, इसमें पिता की संपत्ति पर पुत्र के जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है, इसमें स्त्री को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसको मिथाचारा परिवार बोला जाता है। दाया भाग, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को दिया जाता है, उसको दाया भाग बोला जा रहा है। प्रमुख सामाजिक संस्थाएं हम लोग परिवार को देखें, इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखें, तो इसका अर्थ समझें, इसके आवश्यक तत्व समझें, इसके प्रकार, महत्व, इसकी विशेषता, परिवार का बदलता स्वरूप हम लोग देखें। तो परिवार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हो गए? पति पत्नी का संबंध, यौन संबंध, सामान्य निवास, रक्त संबंध बंधन, आर्थिक व्यवस्था, वंश नाम की प्रणाली। और परिवार के प्रकारों में कौन 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 से हो गए? तो वंश के आधार पर, विवाह के आधार पर, सत्ता, संबंध, स्थान और सदस्यों की संख्या के आधार पर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग परिवार के प्रकारों को डिटेल्स में जानेंगे, जैसे वंश के आधार पर परिवार का जो वर्णन किया गया है। तो वंश के आधार पर क्या हो जाएगा? मातृवंशीय और पितृवंशीय, किसको मातृवंशीय किसको पितृवंशीय बोला जा रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि विवाह के आधार पर कौन कौन सा होगा परिवार का प्रकार। तो विवाह के आधार पर आपका हो जाएगा, निवास स्थान के आधार पर हो जाएगा, विवाह के आधार पर आपका एकाकी परिवार, विस्तृत परिवार, एक विवाही परिवार, बहुविवाही परिवार। तो इस प्रकार से हम लोग उसको डिटेल्स में पूरा जानेंगे। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।